Good morning class. Let's try chemistry. Today we have our next video. Today we are going to learn Sandmeyer reaction. सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हेलो अरीन की. ठीक है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत काम आती है. आपका जो चैप्टर आएगा अमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा. इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है एक एरीन, एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन की. ठीक है, जिसपे एक ग्रुप लगा होता है NH2. ठीक है, इस पूरे कंपाउंड का नाम है एनिलीन और ये एनिलीन के नाम से फेमस है. ठीक है, अगर आप IUPAC बोलना चाहो तो अमीनो बेंजीन बोल सकते हो उसे, बट उसके नाम से ये कभी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम के अंदर, ना ही जनरली बोला जाता है. तो एनिलीन इस कंपाउंड को बोला जाता है, एनिलीन के नाम से ये कंपाउंड फेमस है. ठीक है, इसमें आपको ऐड करना होता है सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट. ठीक है, प्लस HCl. ठीक है, आपका जनरेट होता है बेंजीन. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, आपका जनरेट होता है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड. बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड का अपना मीनिंग है. ठीक है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड. ठीक है, अगर यहाँ पे X लगा दोगे तो आपका हलाइड बन जाएगा. अगर यहाँ पे X लगा दोगे तो इसे क्या बोलोगे, बेंजीन डायअज़ोनियम हलाइड. ठीक है, लेकिन हम हैलोजन में क्या लेते हैं, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन. मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्यों ऐसा है. ठीक है, हम फ्लोरो आइडो कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाते, आपको बताया था. ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया हमें. ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको NaNO2 प्लस HCl, आपको कई बुक्स में ऐसा दिखाई देगा HNO2 लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड. अगर HNO3 होगा तो बोलोगे नाइट्रिक एसिड, लेकिन HNO2 है, इसको बोलेंगे नाइट्रस एसिड. ये कैसे बना, चलिए देख लेते हैं कैसे बना. आपके पास था NaNO2. ठीक है, इसका लिया NO2, जो दोनों रिएक्शन करते हैं ना आपस में, ये दोनों NaNO2 HCl जब रिएक्शन करते हैं तो NO2 तो यहाँ से आ जाता है और H आता है यहाँ से, बन गया नाइट्रस एसिड. बचा क्या आपके पास बचा Cl एंड Na, यानी कि NaCl, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और ये आपका रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा रहता है. आपको जो ज़रूरत है यहाँ पे रिएक्शन के लिए वो है नाइट्रस एसिड. तो वो इस तरह से जनरेट होता है इन दोनों के रिएक्शन करने से. आया समझ में. यानी कि इन शॉर्ट मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रही हूँ बच्चा कि आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि पूरा NaNO2 प्लस HCl लिखेंगे. ठीक है, आप HNO2 लिख के भी आ सकते हैं. ठीक है, इससे भी आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड. क्लोराइड क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया था, क्लोरीन लिया था. ठीक है, चलिए इतना समझ में मुझे आ गया. ठीक है ना, यानी कि आपको आ गया. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपको डालना पड़ेगा Cu2Cl2. इसे बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड. क्यूप्रस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है ना, कैसे है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आपके पास Cu2Cl2 है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो एक कॉपर पे ऑब्वियसली +1 चार्ज होगा. एक और क्लोरीन है तो एक और -1, एक और कॉपर है तो एक और +1, तभी जाके दोनों +2 -2 क्या हो गए, न्यूट्रल, यानी कि 0 हो गए, तभी आपको कोई कंपाउंड फॉर्म होता है. तो यहाँ पे कॉपर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रस. इट इज़ क्यूप्रस क्लोराइड. आपने फिर से क्यूप्रस क्लोराइड डाला है तो क्या बनेगा, अब आपका बेंजीन पे क्लोरो, यानी कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया. क्लोरोबेंजीन ये आपका एंड प्रोडक्ट है और स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है आपका, एनिलीन. तो ये फाइनल रिएक्शन है आपकी जो पूरी प्रोसीड होती है. दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन. अंडरस्टूड बच्चा. ठीक है, जो ये आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी एक तरह से ये. ठीक है, जो कि इतनी सारी रिएक्शंस में काम आती है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल.
आप सीखोगे चैप्टर अमाइंस में जब हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आपको इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। ठीक है ना, आपकी जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपकी हेलो एल्केन हेलो अरीन की, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको एग्जाम में पूछने के लिए आती है वो है अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई भी आपको 3-4 एलिमेंट दे रखे होंगे और आपको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे उन्हें अरेंज करना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है बच्चा, कि आप क्या समझते हो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट से? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर देना। ठीक है ना, टेम्परेचर किसको दोगे? जहाँ पे आपका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आपका मॉलिक्यूल की जो चेन है वो ज़्यादा बड़ी होगी, तो जब आप नीचे से टेम्परेचर अगर दे रहे हो तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चेन बहुत लंबी है, दैट्स वाई। ठीक है, सेकेंड थिंग, चेन लंबे होने से क्या हो गया, आपका जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो तीसरी बात ये हो गई। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट कि कितना टेम्परेचर हाई होगा और कितना टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चलती हूँ आपके सामने बेटा। आपको क्वेश्चन सपोज गिवन है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंड कंपाउंड गिवन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड थर्ड कंपाउंड इज गिवन 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और बोला है कि अरेंज दीज 3 इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आपने दिया है, उसको आपको एंड में लिखना है। इट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और बेटा एग्जाम में भी हमें ऐसे लिखना होता है, बच्चे डिक्रीजिंग में लिख के आ जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। इंक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड बच्चा? चलिए, अब देखो एनसीईआरटी आपको ऐसे देती है और बोर्ड एग्जाम भी आपको ऐसे ही देता है। आपको करना क्या है, आपको इसको सबसे पहले अपनी शेप्स में, स्ट्रक्चर्स में, यानी कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, ये आपको मॉलिक्यूलर नेम्स गिवन थे, इन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन यानी कि प्रोपेन की चेन है, 3 कार्बन्स एंड 1 पे क्लोरो है, ये आपका कॉम्पाउंड है। ठीक है, इसके बाद डिजायर्ड हाइड्रोजन्स आप लगा लीजिए। ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको दे रखा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो, ये वाला जो कार्बन है वो सेम ग्रुप्स से अटैच्ड है लेफ्ट एंड राइट, ये होता है आइसोप्रोपाइल का मतलब। 3 कार्बन है, आइसो का मतलब सेम ग्रुप्स ऑन बोथ द साइड्स। क्लोराइड मीन्स यहाँ पे क्लोरीन होगा, तभी तो आप सेम साइड बोथ द साइड्स पे कहोगे कि आपके सेम ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन की चेन है और 1 पे क्लोरो है। ठीक है, इट इज़ 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, चलिए हमने ये सब सीख लिया। अब आपको कैसे पता लगाओगे आपकी बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है? ठीक है, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है बच्चा वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जब भी आपको अरेंज करने के लिए आएगा, आप 2-3 चीज़ें देखोगे। पहली बात, आप देखोगे कि किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि पूरे मॉलिक्यूल में किस मॉलिक्यूल का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, जिसका होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। सेकेंड, आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। थर्ड, आपको क्या देखना है कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, इन तीनों को ओवरकम करने वाली एक चीज़ है कि अगर आप ब्रांचिंग कर दो, या आपको ब्रांचिंग मिली हुई है, हम कर नहीं सकते ऑब्वियसली, कंपाउंड का नेम हमें गिवन है। अगर ब्रांचिंग आपकी हो रखी है तो ब्रांचिंग से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन के जरिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या बोला मैंने अभी। देखिए बच्चा, ये देखिए 3 कार्बन की चेन है, ये भी 3 कार्बन की चेन है और ये 4 कार्बन्स की चेन है। तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई हो गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है, 4 कार्बन है भाई,
और क्लोरो आपका सबका सेम है ना, फंक्शनल ग्रुप इज सेम। तो 4 कार्बन की चेन है पहली बात, और दूसरा लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और आपका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो गया और मोलिकुलर मास भी ज़्यादा हो गया। तो जो ये ऐसे नंबर दे देते हैं इनको 1, 2 एंड 3। तो जो 3 वाला है उसका तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब पता करना है 1 और 2 में, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की चेन और यहाँ पे भी 3 कार्बन की चेन, यहाँ भी क्लोरो यहाँ भी क्लोरो, मोलिकुलर मास तो सेम होने वाला है आपका, अप्रॉक्सीमेट मोलिकुलर मास आपका सेम होने वाला है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ब्रांचिंग। आप देखिए ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे आगे क्लोरीन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग से क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया। तो सन नंबर 2 वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया बच्चा। तो यानी कि 1 का ज़्यादा हो गया और 2 का सबसे कम हो गया। आया समझ में? इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर सकते हैं, सबका ही सेम ही ट्रेंड है, सबका सेम ही रूल है फॉलो करने का और फाइंड करने का। आया समझिए बच्चा? ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक बच्चा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।